छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गई तो छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादे हो तो कश्ती डूब जाते हैं, और जब घमंड ज्यादे हो तो हस्ती डूब जाती है। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे हमारे प्यारे सभी साथियों को जीके पी स्टडी चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि यह कौन सा सीरीज है। तो साथियों, मैं बता दूं, आज हम एक नया सीरीज लेकर के आए हैं, बाबा बुलडोजर सीरीज। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, बाबा बुलडोजर सीरीज का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बुलडोजर माफियाओं पे चल रहे हैं। तो वही सोच करके हम सोचे साथियों कि पेपर पे भी हम लोग बुलडोजर चलाया जाए। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं। अभी परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और तमाम विश्वविद्यालयों के फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन, जिनका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही जल्द है। तो काफी बच्चों ने हमसे कहा कि सर, बीए का एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर के आइए किसी सीरीज के माध्यम से। तो हमने कहा साथियों, नाम तो बहुत ही अच्छा मैंने रखा है, बाबा बुलडोजर सीरीज। इसी बुलडोजर से हम लोग पूरे पेपर को ध्वस्त करने वाले हैं। इस बुलडोजर से क्या करेंगे हम लोग? एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। जी हाँ साथियों। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं बाबा बुलडोजर सीरीज। और एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही छपने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यह उत्तर से दक्षिण तक कहां तक विस्तार है इसका? तो मैं बता दूं साथियों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों दिशाओं में इसका बहुत ही विस्तार है। तो पहले हम देखेंगे ईस्ट। ईस्ट में साथियों हम बता दें, आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, ऐसे ही क्लास नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो कम से कम 3 बार क्लास देखिए, उसके बाद तो एंट्रेंस एग्जाम की खोपड़ी में ऐसे ही छेद हो जाएंगे। तो हम कहां पर थे साथियों? ईस्ट में। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह कहां है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चंस बनेंगे, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और ये भी पूछ सकते हैं कि यह कहां पे है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है साथियों, यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो दास्क नदी के तट पर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह है कहां पे, तो बलूचिस्तान में है। यह कहां है? बलूचिस्तान में। अब हम लोग देख लेते हैं साथियों नॉर्थ। नॉर्थ मांडा जिला, साथियों आप लोग नाम सुने होंगे मांडा का। यह चेनाब नदी पर स्थित है। तो जैसा कि आप चेनाब का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे ये कहां पर हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में है। यह कहां है? जम्मू कश्मीर में है। अब हम लोग आते हैं साउथ में। साउथ में साथियों यह दैमाबाद का नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर जो लोग नहीं जानते वो जान ले। दैमाबाद जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश में नहीं साथियों, महाराष्ट्र में है। ठीक है, दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर? तो गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं साथियों? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है।
आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे कि किस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग सीधा आंसर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन में नहीं है तो आपको भटकाने के लिए दे देगा हड़प्पा सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए जो खेत हैं उसके साक्ष्य कहां पर मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में जो जूते हुए खेत है, जो खेत की जोतैया होती है, उसका साक्ष्य कहां पर मिला है? तो हम बता दें, इसमें पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं। कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहां पे मिली है सबसे पहले? तो आप लोग जान लीजिए, जो मोहनजोदड़ो नाम का जगह है, मोहनजोदड़ो, वहां पर कांस्य नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य ये होता है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हुआ? तो मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, या मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, क्या होता है? मृतकों का टीला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनके बनाने के लिए कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो चनहूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना का जो साक्ष्य है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। डाक यार्ड कहां पर है? तो डाक यार्ड जो है साथियों वह लोथल में स्थित है, और लोथल मैं बता दूं, लोथल यह गुजरात में स्थित है। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को बता दें कि लोथल में ही समुद्री संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। लोथल में ही कहा क्या बनाए जा रहे हैं? समुद्री संग्रहालय। एक करंट के क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे इसे भी साथ ही में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। घोड़े के हड्डी का अवशेष कहां पे मिला है? घोड़े के जो हड्डी का अवशेष है वो सुक्ता गैंडोर में मिला है। कहां मिला है? सुक्ता गैंडोर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूते हुए खेत का प्रमाण का जो साक्ष्य है वो कहां पे मिलता है? तो मैं बता दूं, जो जूते हुए खेत के प्रमाण का साक्ष्य है वो कालीबंगा में मिलता है। कहां मिलता है? कालीबंगा में मिलता है। अगर पूछे कि कालीबंगा का तात्पर्य क्या है, कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो आप लोग बताएंगे कालीबंगा का अर्थ ये है कि काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, काले रंग की चूड़ियां का अन्य नाम क्या है? कालीबंगा। आप लोग लिख लीजिए, यह राजस्थान में है। यह कहां है? तो यह राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ है जहां पर डेयरी उत्पाद का साक्ष्य मिला है। एक करंट का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। क्या है? एक करंट का क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोटदा आदली एक जगह है, कोटदा आदली, यह कहां है? कोटदा आदली गुजरात में एक जगह है जहां पर हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ है। वहां पर डेयरी उत्पाद के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? डेयरी उत्पाद के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहां पर है? कोटदा आदली गुजरात में। ठीक है साथियों, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। जब तक जिंदा है तब तक जिंदगी के नाक में दम कर दीजिए साथियों।
मेहनत करना है तो शिद्दत से मेहनत कीजिए, और नहीं करना है तो आराम से छोड़ दीजिए। तो आइए साथियों, मेहनत करते हैं शिद्दत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो मैं बता दूं धौलावीरा को 40वां, ये कौन सा है, 40वां नंबर का स्थान है धौलावीरा। धौलावीरा का अर्थ क्या है? अगर पूछे एग्जामिनर कि धौलावीरा का अर्थ बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? मैं बता दूं साथियों, धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। और साथियों, धौलावीरा को स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है? धौलावीरा को स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है? कोटड़ा टिब्बा। कोटड़ा टिब्बा, ठीक है। किस नाम से जानते हैं धौलावीरा को? और नाम से जो यहाँ के स्थानीय लोग, वहां के जो स्थानीय लोग हैं साथियों, कहते हैं कोटड़ा टिब्बा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण है? तो पहले तो हम समझ लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और सूक्तियों की हम बात करें तो 1028 सूक्ति है। कितनी सूक्तियां हैं? 1028 सूक्ति है। गायत्री मंत्र की हम बात करेंगे तो साथियों, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का तात्पर्य किस देवता से है, आप लोग बताएंगे? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस देवता से संबंधित है, उसे हमें बताएंगे आप लोग। तो यह सूर्य देवता से संबंधित है। किस देवता से? ठीक है। अब हम लोग 9वां देखेंगे। 9वां जो संबंधित है सुक्त सोमदेव से संबंधित है, और 10वां पुरुष सूक्त से। किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से संबंधित है 10वां। अगर आपसे पूछे 3रे मंडल में क्या है, तो आप लोग बताएंगे गायत्री मंत्र। यह किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य देवता से। 9वां किससे संबंधित है? तो सोमदेव से संबंधित है। और 10वां किससे संबंधित है? तो पुरुष सूक्त से संबंधित है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। तो साथियों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख कहां पर हुआ है? सत्यमेव जयते का वाक्यांश का उल्लेख कहां पे किया गया है? तो मुंडकोपनिषद में। कहां किया गया है? मुंडकोपनिषद में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदों की संख्या बताना है हमें। वेदों की संख्या कितनी है?
तो साथियों वेदों की जो संख्या है 4 है। ठीक है, यहीं पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, वेद और वेदांग, वेद और वेदांग दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 6 है। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, वेद 2 अक्षर से बना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। ठीक है, और वेदांग 3 अक्षर से बना है, 3 गुणे 2 यानी 6, 3 दूना 6। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि अब बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, तो ये ट्रिक हमेशा आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग अगर बात करें वेदांग में क्या क्या आते हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी वेदांग के क्या हैं, भाग हैं, उच्छयों के नाम है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल है? वेद त्रयी में, वेद त्रयी का मतलब हुआ कि 3 वेद, वेद त्रयी यानी 3 वेद। वो 3 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, और जो अथर्ववेद होता है वो वेद त्रयी में नहीं आता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो आप लोग अथर्ववेद को मारेंगे, क्योंकि अथर्ववेद वेद त्रयी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शक के जो प्रवर्तक है वो गौतम है। कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन? तो गौतम। योग के प्रवर्तक अगर पूछ ले तो कौन है योग के प्रवर्तक? पतंजलि। योग के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। अब पूछे साथियों सांख्य के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। सांख्य के प्रवर्तक कौन? कपिल। वैशेषिक का अगर पूछ दे साथियों तो कणाद, कणाद, कणाद। तो साथियों याद रखेंगे, क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में ऐसे ही छपेंगे जैसे हमने बोर्ड पर छापे हैं। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं, मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस है आज से 10 साल का इस एग्जाम को लेकर के। तो मैं बता रहा हूं कि इस एक क्लास से आपके एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन ना छप गए तो फिर कहिएगा साथियों। एक बार इसे फिर रिवीजन करेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक 100% पता है, इसी लाइन से, इन्हीं 4-5 लाइन से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे हूबहू। हमेशा बार बार रिपीट होता है, सत्यमेव जयते वाक्यांश कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद ऑप्शन में हमेशा आता है, या तो पूछ देगा मुंडकोपनिषद में किस वाक्यांश का उल्लेख है। इन सभी चीजों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो साथियों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं,
हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो साथियों अब नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है आपके सामने। तो आप लोग बताएंगे वितिस्ता किस नदी के किनारे, वितिस्ता का साथियों पुराना नाम बताना है। ऋग्वेद में इसे अन्य किस नाम से पुकारा गया है? वितिस्ता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताते साथियों झेलम के नाम से जाना जाता है। वितिस्ता को किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम के नाम से जाना जाता है। अब पूछे परूसड़ी किस, जो परूसड़ी नदी है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। परूसड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अस्किनी को साथियों चेनाब के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को किस नाम से जाना जाता है? तो चेनाब के नाम से जाना जाता है। विपाशा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यास, ब्यास नदी के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चंस जो है साथियों सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो एक कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम होने से पहले इस क्लास को 2 से 3 बार रिवाइज कर ले, ताकि एग्जाम में आपको रिकॉल आप कर सके इस क्वेश्चंस को। अब हम लोग बढ़ते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख संगीतियां हैं जिसके बारे में हम पूरा विस्तार से यहां लिख दिए हैं, बस मुझे एक्सप्लेन करने हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था। और किस जगह पे किया गया था? तो राजगिरी। अगर पूछे साथियों राजगिरी कहां पर है तो आप लोग बताएंगे बिहार में स्थित है। राजगिरी कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है। वैशाली भी कहाँ है? बिहार में है। पाटलिपुत्र भी कहाँ है? बिहार में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, पहले तो इसका भी साथियों देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगृह। शासन उस समय किसका था? तो अजात शत्रु का था। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप नाम का एक व्यक्ति था, वही उसका अध्यक्ष था। प्रथम बौद्ध संगीति खत्म हो गई। दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था और यह वैशाली में हुआ था साथियों। वैशाली कहाँ है वर्तमान में? तो बिहार में स्थित है। इसके किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में किया गया? तो कालाशोक के काल में किया गया था। ठीक है। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के। पूछेगा अध्यक्ष कौन था? तो सबकामीर। ठीक है। अध्यक्ष कौन था? सबकामीर। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। उस समय शासन कौन कर रहा था? तो अशोक जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अशोक महान। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मुगली पुत्तिसस, मुगली पुत्तिसस नाम का एक व्यक्ति था जो इसकी अध्यक्षता करता है। अब हम लोग देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। यही एक बौद्ध संगीति है जिसमें बहुत ही उलटफेर हुआ था बौद्ध धर्म में। तो साथियों चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वो 72 ईसा पूर्व में हुआ था और यह कहां हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। यह कुंडल वन है कहां पे? अगर आपसे पूछे कि कुंडल वन कहां पे है तो आप लोग बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। यह किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी करते हैं। यही चौथी बौद्ध संगीति है जिसमें
बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान, महायान में विभाजित हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में टूट गया था, तो हीनयान और महायान में यह विभाजित हो गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये साथियों करंट अफेयर है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा कहां पे बनाई जा रही है? भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा कहां बनाई जा रही है? तो मैं बता दूं साथियों, यह गया होगा। ठीक है, तो बोध गया कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, आप लोग सही कर लेंगे। बोध गया कहां पे है? बिहार में है। यहां पर गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में दिया। ये सारनाथ साथियों अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और साथियों अगर पूछे धर्म चक्र प्रवर्तक परिवर्तन की जो घटना है वो किस स्थान से संबंधित है? तो ये भी सारनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? सारनाथ यूपी में स्थित है। इनको मोक्ष की प्राप्ति कहां पे होती है? तो कुर्सीनगर में होती है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कहां होती है? कुर्सीनगर में होती है। और साथियों हम बता दें कि कुर्सीनगर में सबसे बड़ा एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कुर्सीनगर में सबसे बड़ा क्या बनाया जा रहा है? विश्वविद्यालय, जो किन्नरों के लिए बनाए जा रहे हैं। किसके लिए बनाए जा रहे हैं? तो किन्नरों के लिए बनाए जा रहे हैं। यह कहां पे है? तो कुर्सीनगर में स्थित है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि यह क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप 7 स्किल ले लीजिए और एग्जाम होने के बाद फिर मिलाइएगा कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं गए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मखली गोसाल जी थे। कौन थे? मखली गोसाल जी थे। ठीक है, अब साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? यह एक पुस्तक है जिसकी रचना विशाख दत्त ने किया था। जिसकी रचना किसने किया था? तो विशाख दत्त ने किया था। अब हम लोग देख लेते हैं एक स्लाइड पे और जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही छपेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई है। जल्दी से आप लोग बताएंगे मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मैं बता दूं यह शूद्रक की रचना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मैं बता दूं इन सभी पुस्तकों में से 2 पुस्तक अनिवार्य रूप से आपके एग्जाम में ऐसे ही छपने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मृग कर्तिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। कादंबरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते? तो हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन जी की रचना है। रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली और नागानंद ये सब कौन किसकी रचना है? और हर्षवर्धन जी की ही रचना है। ठीक है। अब सीयूकी यह किसकी रचना है? तो यह हेनसांग की रचना है। हेनसांग एक चीनी व्यक्ति था जिसने सीयूकी नाम की पुस्तक लिखी थी। राज तरंगिणी के लेखक कलहड़ जी हैं। यह इसमें जम्मू कश्मीर का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कामसूत्र की रचना किसने किया था? तो वात्स्यायन जी ने कामसूत्र की रचना किए थे। और बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र की रचना किया था। ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग बार बार रिकॉल करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो पाणिनि जी अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो ये थे साथियों बुलडोजर सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू ऐसे ही छपने वाले हैं। अगर आप तैयारी करते हैं एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की, जैसे लेखपाल हुआ और जिसमें भी साथियों जीएस पूछे जाते हैं, यूपी कांस्टेबल हुआ, यूपीएसआई हुआ, तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही छपने वाला है। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।